हेलो बच्चों। आज हम अभी जो आज का पेपर हुआ है ये 2026 का पेपर है, साइंस का, क्लास 10th का, और हरियाणा बोर्ड का पेपर है ये। तो एचपीएससी का है। ओके। हमने दो वीडियो डाली थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और उसमें हमने हर एक क्वेश्चन को इलाबोरेट करते हुए भी बताया था कि आपको जो बोर्ड की एक्सपेक्टेशन रहेगी कि किस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, हमने वो भी आपको बताया था। और हर एक चीज़ को आपको अच्छे से बताया था एक्सपेंड करके। तो अगर आपने अगर वो दो वीडियो देखी होती, जिसने देखी होंगी, तो मैं एश्योर करता हूँ कि वो बच्चा फेल नहीं हो सकता। ठीक है। तो अभी हम इस जो 2026 का पेपर है, ये है कोड 3507 एंड सेट सी। अभी हम इसको सोल्व करेंगे। तो ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनता है? ऑन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड? क्लियर था ये तो। मतलब अगर आपने वो वीडियो देखी होंगी तो उसमें क्लियरली हमने मेंशन किया है कि वो क्या पार्ट है वो। उसका ये तो पहले का आंसर होगा हमारा रेटिना। कहाँ बनती है? रेटिना पर। सॉरी, रेटिना पर। ओके। तो पहले का आंसर था हमारा रेटिना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है कि हमारा किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि शब्दकोश मतलब डिक्शनरी में जो छोटे अक्षर हमें उसे बड़ा करके, अगर आप छोटे को आप लेंस लगा रहे हैं तो आप उसे बड़ा करके देखना चाहेंगे ना। तो बड़ा कौन कौन सा करेगा हमारा लेंस? सबसे पहले तो हमारी यही चीज़ रहेगी कि हमारा कौन सा लेंस उसको बड़ा करेगा। ओके। तो देखिए, जब हमने कहा था कि आपको जो दो टाइप के लेंस, अभी हम दो टाइप के लेंसेज इसमें दिए गए हैं। ओके, थोड़ा सा कुछ व्हीकल आ गया था जिसके कारण हमें रुकना पड़ता है। तो अभी जैसे कि यहाँ पर पहले ऑप्शन में आप जाएंगे तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, फोकस सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। बी ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। फिर सी ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। डी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। देखिए, लड़के ने क्या देखा है यहाँ पे? 50 सेंटीमीटर, ए और बी। तो उसने, जिस भी बच्चे ने किया है, तो यहाँ पर उसे दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि पहली बात तो जो हमारा कन्वेक्स लेंस होगा वो हमारा उसका जो फील्ड ऑफ व्यू होगा वो ज़्यादा होगा। ओके। तो पहला, अगर हमें उत्तल वाले पे, तो पहले दोनों पे कांटा मार देना चाहिए हमें। ठीक है। अब आ गया हमारा, जो उसने फोकस दूरी की बात की है, फोकल लेंथ की बात की है, तो फोकल लेंथ कितनी की बात है? फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, फोकल लेंथ का अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो हमें क्या होगा? उतनी ही लेस पावरफुल होगी। ठीक है। तो हमें इसमें कॉन्वेक्स लेंस पहली बात देखना है। क्या? कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, मीन्स उत्तल उत्तल लेंस होना चाहिए, और उसमें उसकी फोकल लेंथ जो है वो कम होनी चाहिए। तो इसमें जो हमारा है, पहला है कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस 50 सेंटीमीटर, और दूसरा तीसरा ऑप्शन है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर होना चाहिए सी, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ, ये हमारा आंसर आ जाएगा सी। लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है अभिनेत्र लेंस। ओके। अभिनेत्र मतलब जो आई लेंस है। ठीक है। तो पहला पुतली द्वारा, दूसरा दृष्टि पटल द्वारा, तीसरा पश्चिमा भी पेशिया द्वारा, और डी है परितारिका द्वारा। तो अगर हम इसको इंग्लिश में देखते हैं, चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई इज काज्ड बाई द एक्शन ऑफ। ठीक है। अब आपको इसको चार ऑप्शन है मिले इसमें: प्यूपिल, रेटिना, सिलियरी मसल्स और इरिस। ठीक है। पहला, आज व्हीकल बहुत आ रहे हैं ना। ठीक है। तो चलो अभी हम उसकी आवाज़ को वेट करते हुए आगे चलते हैं। तो पिपिल का क्या था कि जो भी हमारी आंखों में रोशनी आ रही है, जो भी लाइट इंटर कर रही है, तो उसको कौन करता है? हमारा पुपिल। ठीक है। उसके बाद हमारा रेटिना। रेटिना ऐसा समझो कि जैसे आप कैमरा पे जो फोटो लेते हैं ना, तो ये भी वैसा ही है। तो जो अगर हम पहला क्वेश्चन थे जहाँ पे हमारी इमेज बन रही थी, वो क्या था? लास्ट का पार्ट हमारा रेटिना। ठीक है। तो जो हमारा इमेज बन रही थी वो रेटिना पे बन रही थी। तो ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई, आई लेंस के बारे में पूछ रहा है कि उसकी फोकल लेंथ को कौन चेंज कर रहा है। ठीक है। तो पिपिल क्या कर रहा है? लाइट की एंट्री के बारे में बता रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। और जो पिपिल को कंट्रोल कर रहा है, कि जो हमारा जो पिपिल है, जो पिपिल है, ठीक है, मतलब पुतली, जिसको हम पुतली बोलते हैं हिंदी में,
उसके साइज को कौन 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 कंट्रोल कर रहा है? वो हमारा कर रहा है आइरिस, ठीक है। बट ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अगर आपको तीनों पर का ये आंसर नहीं है तो हमारा बच गया सिलियरी मसल्स। जो अब मैं ये आपको चारों क्यों बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप अगर आज नहीं तो कल किसी और एग्जाम में बैठेंगे तो अभी मैं 1 मिनट में तो करके बता के चला जाऊँगा कि ये आंसर है डायरेक्ट। बट आपको समझ में आना चाहिए कि 4 में से 3 आंसर कैसे हमारे गलत हैं और कैसे सही हैं। आप जब भी कल को कहीं भी किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे, आप आगे फर्दर किसी नीट की तैयारी करेंगे या एसएससी की या यूपीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो उसमें आपको ये बहुत बेनिफिट मिला है। क्योंकि मैंने स्पेशली प्रीलिम्स के टाइम पे बहुत इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व किया एक एक उसको, और उसको मैंने फर्दर फिर मेंस में और ये सब मैंने किया था। और मुझे इनिशियल फेज में मुझे किसी ने नहीं बताया था, ठीक है। बट मैं आपको इस स्टेज में बता रहा हूँ कि आपको तीनों में से अगर आप रेक्टिफाई कर सकते हैं तो आप बहुत आसान पेपर बना देंगे। ओके, तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा वाहनों में खालिस्तान दर्पण को प्रत्यक्ष दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है। खालिस्तान मिरर इज प्रीफर्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो व्हीकल्स में जो हमारा जो साइड में जो मिरर रहता है, जो पीछे देखने के लिए हमारा रहता है रियर व्यू, ये मैं बता रहा हूँ ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये ऐसा, ये तो 1 नंबर में या फिर 2 मार्क्स में। अगर 2 मार्क्स में आता है तो हमारा एक डायग्राम है जो मैं आपको इसके बाद एक पूरे चैप्टर में प्रोवाइड करूँगा। अब मैं एश्योर करता हूँ कि अगर आप अभी, मेरा थोड़ा सा नया चैनल है, बट जिसने एक बार जो कर ज्वाइन कर लिया ना, और जैसे मैं बता रहा हूँ अगर उसने वैसे प्रिपरेशन कर ली, तो मैं एश्योर करता हूँ कि आपके 60 में से अगर जो बिल्कुल फेल के होने के कगार पे है ना, अगर वो फॉलो करेगा मेरी इंस्ट्रक्शंस को और जैसे मैं बता रहा हूँ, तो मैं उसको श्योर करता हूँ कि वो 60 में से 40 नंबर मिनिमम लेगा ही लेगा। और अगर वो सही है, मतलब मीडियम बच्चा है, एवरेज बच्चा है, और वो बिल्कुल ही उनको फॉलो करेगा, तो वो 50 से क्रॉस कर जाएगा। हाँ, और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर जो थोड़ा सा अच्छा बच्चा पढ़ने में और ज़्यादा है, तो वो लगभग 55 to 60 के बीच में वेरी करेगा। तो लगभग 100% के करीब हो गया। तो 95 to 100 के बीच में वो रहेगा परसेंटेज वाइज, क्योंकि पेपर तो 60 मार्क्स का ना, इसीलिए। तो अब अगर आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते या जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आप समझते चलेंगे, तो मैं एश्योर करता हूँ कि आपको नेक्स्ट ईयर पे आपको जैसा आप चाहोगे ना वैसा स्कोर आप गेन कर सकते हो। बस एक इस चैनल को फॉलो करके और उसको जो इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूँ उसी के हिसाब से करते हुए, ठीक है। तो अब वाहनों में खालिस्तान दर्पण को दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है। तो कॉन्वेक्स इसका आंसर हो जाएगा, कॉन्वेक्स, जिसे हम हिंदी में उत्तल लेंस कहते हैं। ओके, तो ठीक है। तो ये, बट ये कॉन्वेक्स है क्यों? आपका आंसर यहाँ से निकलेगा। अगर आपको आज आगे की अगर फ्यूचर फर्दर बेटर प्रिपरेशन करनी है, तो आपको यहाँ से सोचना पड़ेगा कि कन्वेक्स लेंस तो है, बट क्या प्रॉपर्टीज़ है कन्वेक्स की? फर्स्ट है हाई फील्ड ऑफ व्यू। तो जो ये बड़े एरिया को एक उसमें अच्छे से दिखा देता है, क्योंकि आपका शीशा तो छोटा सा है। तो उसको इसको इसको क्या रहेगा, इसका वाइड फील्ड ऑफ व्यू रहेगा। तो ज़्यादा पीछे के ज़्यादा एरिया को कवर करके आपको वहाँ पे दिखा देगा। ओके, सबसे जो अहम है। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित। तो ये एजर्सन ओरिजिन का है। एजर्सन ओरिजिन में आप एक बात याद रखिए कि एजर्सन जो पहली चीज़ है कि ये किसी चीज़ का दावा कर रहा है, ये दावा ठोक रहा है कि ये चीज़ है, ठीक है। दूसरा है रीजन, कि इस कारण ये हुआ है, ठीक है। अक्सर जो मैंने देखा इसके हरियाणा बोर्ड के पेपर्स में या सीबीएसई के पेपर्स में, वो क्या करता है, वो आपको सॉल्यूशन दे देगा, कारण न बता के सॉल्यूशन दे देगा। इसका मतलब वहाँ पे रीजन गलत है बट एजर्सन ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा है कि जब प्रकाश वायु से जल की तरफ गति करता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ठीक। ऑब्वियस सी बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। जब वो एयर हो गया, हवा हो गया और वाटर हो गया, तो दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और डेंसिटी में डिफरेंस है, तो ये डाइवर्ट करेगा करेगा। प्रकाश वायु की अपेक्षा जल में अधिक तेज गति से चलता है, नहीं, तेज होगी उसकी हवा में। तो ये हमारा ये गलत है, ये गलत है हमारा। ओके, तो हमारा ये रीजन गलत है, तो हमारा ये ठीक है। तो अब तो इसमें आप ये लगा सकते हैं
कि हमारा ए सत्य है और आर असत्य है, तो सी पे आंसर आपका है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि जैसे जो भी डेंस चीज़ होगी, मतलब जिसमें आप समझ सकते हैं कि हवा और पानी में डेंस कौन है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, हमारी पानी की। तो हमारे पानी में उसकी जो रे ऑफ लाइट की स्पीड है वो हमारी कम रहेगी, जो कि इसमें जिसकी बात के कारण वो हमारा, अगर यहाँ पे स्लोअर होता तो ये हमारा ये भी ठीक होता है, तो इसने फास्टर लिखा तो वो गलत है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, अरे यार फिर ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। मतलब पावर ऑफ लेंस निकालने P इज इक्वल टू 1/f। ओके, ये हमारा फार्मूला है। तो अब इसमें क्या दिया, फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो 1/2 मीटर में दिया हुआ है 2। तो अब ये क्या आ जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 0.5 डायोप्टर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर यूज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दिया क्या है हमारे, और हमें निकालना क्या है, फोकल लेंथ। तो जब भी हम इसको देखते थे तो हमारा एक फॉर्मूला था, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो अब हम ये यहाँ पे दिया क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है कितना, 32 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि आपको जो सेम क्वेश्चन मैंने दूसरी वीडियो में भी कराया था पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन विच फैक्टर्स डज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो ये कह रहा है कि जो हमारा रेसिस्टेंस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट करता है। तो इसके लिए हम एक चीज़ करते हैं, जो हमारा एक फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। ओके, तो ये हो गया हमारी रेसिस्टिविटी, ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस, ये हो गया हमारा लेंथ, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमारा पहले किस पे डिपेंडेंट हो गया, रेसिस्टेंस लेंथ पे, दूसरा हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। ठीक है, इसका आप हिंदी में देख लेना क्या क्या मीनिंग होगा इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ कंडक्टर को क्या बोलेंगे हिंदी में। थोड़ा सा उसका आपको तो एक बार थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा। फिर हमारा आ जाता है, थर्ड है टेम्परेचर, और फोर्थ आ जाता है हमारा मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल पे। ओके, हाँ, एक क्वेश्चन और अराइज होता है यहाँ से, एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि जो हमारा रेसिस्टिविटी है वो हमारा किस पे डिपेंडेंट करती है, वो हमारा मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये, क्वेश्चन नंबर 8, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पढ़ पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है और इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, मतलब कैसे करेक्ट किया जा सकता है। ओके, और चित्र भी बनाए। तो देखिए, ये मतलब आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट मैं इसको आपको इतना बता देता हूँ कि ये दिक्कत क्या है, और इसका अगर वो पूरा है, ये मैं एक दूसरी वीडियो बना के उसमें इसका पूरा करते हुए, सॉल्यूशन करते हुए बता दूंगा कि कैसे क्या है। बट इसको मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि जैसे ही एक बच्चा है, ये कह रहा है कि कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, जिसको जो लास्ट की रो में बैठा है, मतलब आपकी एक क्लास की एक लाइन है, और वो बिल्कुल लास्ट में बैठा हुआ है, यहाँ पे इस साइड में लास्ट में बैठा हुआ है। तो जो लास्ट में बैठा हुआ है, अब उसका क्या है, वो कह रहा है कि उसको ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। इसका मतलब उसको दूर की चीज़ नहीं दिख रही है। अगर उसमें मैं आ चुकी है, क्या आ चुका है उसमें, मैं, और जिस इंसान में मैं आ जाता है ना, ठीक है, तो वो पास की चीज़ें तो देख लेता है और चीज़ें दूर की नहीं देख पाता। तो अब आपके डिफेक्ट्स की बात करें, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ओके, एक सेकेंड। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आने के बाद जब जिस इंसान में मैं आ जाती है तो उसको पास की चीज़ें तो दिखती हैं और दूर की नहीं दिखती। तो एम, मायोपिया से मतलब समझो आप मैं, मायोपिया मतलब मैं, उसे पास की चीज़ें दिखेंगी, दूर की नहीं। तो ये डिफेक्ट कौन सा होगा, मायोपिया। और इसका मैं पूरा का पूरा आपको डायग्राम पूरा समझा दूंगा बाद में, और उसके साथ बता दूंगा कि लेंस कैसे वो काम भी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, है कि लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ द फोर्स। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से कोई दूसरा क्वेश्चन, एक्चुअली मैं थोड़ा सा, मेरी तबीयत खराब हो गई थी,
अभी कुछ दिन से मेरी तबीयत गला ख़राब चल रहा था, जिसके कारण मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वरना ये मेरा क्वेश्चन मतलब एक्सपेक्टेशंस में था, बट ये प्रेफरेंस में कम नंबर पे था। मेरा दूसरे क्वेश्चन थे इलेक्ट्रिक मोटर और वो, बट इसने ये 3 नंबर में दे दिया है। तो और ये जो फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर है, ये ऑलरेडी मैं पहले भी करा चुका हूँ, ये आप मेरी दूसरी वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं सॉल्यूशंस में। और जो अब यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित ये वही है जैसे न्यूटन ने कहा गया कि जब जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा जाता है तो इसका रंग नीले रंग से रंगहीन हो जाता है। ठीक है, जिंक कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है और इसे इसके लवण विलयन से विस्थापित कर जिंक सल्फेट का रंग विलयन बनाता है। ओके, तो अभी उसको इंग्लिश में देखते हैं कि द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस व्हेन ए जिंक रोड इज डिप्ड इनटू इट। जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल देन द कॉपर एंड डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्मिंग ए कलरलेस ऑफ द जिंक सल्फेट। हाँ, ये दोनों ही चीज़ें ठीक हैं। अब इसको समझने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पे फोकस करना पड़ेगा। उसका भी हमने एक वीडियो डाला हुआ है जिसका हमने शॉर्टकट बना के डाला हुआ है, बिल्कुल अगर आप उसको एक बार बोल लेंगे तो याद हो जाएगा। अब इसमें आप ऐसे देखिए कि जो हमारा जिंक है प्लस में कॉपर सल्फेट है, तो अब जब रिएक्शन होगी तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पर जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर अलग डिपॉजिट हो जाएगा। तो अब ये तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का रंग कैसा था, ब्लू, और ये ब्लू कलर से चेंज हो जाएगा हमारा इसमें कलरलेस की तरफ, क्योंकि हमारा कॉपर सल्फेट की बजाय अब ये जिंक सल्फेट हो गया है। तो हमारा ये दोनों ही एजर्सन ओरिजिन मतलब जो दावा कर रहा है वो भी ठीक है, और जो रीजन है वो उसको परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा बोथ ए आर एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा Fe2O3 प्लस में 2Al गिव्स Al2O3 प्लस में 2Fe। अब यहाँ पे समझिए, अब ये हमारा हो गया और ये है, तो अब यहाँ पर इसने क्या किया, एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। आयरन एल्यूमिनियम ने किसकी जगह ले ली, तो किसकी जगह ले ली, आयरन की। तो इसने Al2O3 बना दिया और आयरन को भगा दिया। कई बार आपने देखा होगा ना कि कुछ आपके ऐसे हरामखोर दोस्त होते हैं कि जो क्या करते हैं, जो क्या करते हैं कि अक्सर कि जब भी आप एक कपल के तौर पे होते हो, एक कपल में होते हो, तो वो उसको तो क्या करते हैं, तो उसको मतलब आप में ब्रेकअप करवा के वो खुद कनेक्शन जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो अक्सर ऐसे दोस्त होते हैं। तो आप वहाँ से सोचिए कि उसने आयरन ने, ठीक है, आयरन ने जब रिएक्ट किया किससे, एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम ने आयरन को भगा दिया, एक साइड कर दिया और खुद जोड़े में आ गया, Al2O3 बना लिया। ठीक है, तो पहला क्या है ऑप्शन में, संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन। तो भाई कंबाइन थोड़ी ना हुई है, कंबाइन में मतलब A प्लस में B होगा, या तो डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो फिर नेक्स्ट नहीं, दोनों का थोड़ी ना हुआ है, एक का ही हुआ है। फिर अगला आ गया हमारा वियोजन मतलब डिकम्पोजिशन भी नहीं हुआ है। डी है विस्थापन, तो विस्थापन ये बिल्कुल ठीक आंसर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ओके, जिसने देखिए अगर वो ये समझ पाता कि ये कम्बिनेशन रिएक्शन भी नहीं है क्योंकि जुड़ाव भी नहीं हो रहा दो का, यहाँ पर दो दो में डबल डिकम्पोजिशन भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है, डिकम्पोजिशन भी नहीं है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। ओके, क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन को रिप्लेस कर रहा है तो उसकी जगह बदल रहा है और उसकी जगह खुद आ रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ओके, तो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 13 में, निम्न अभिक्रिया में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो हाइड्रोजन ब्लैंक एरो हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन का हो गया H2 प्लस में, तो हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, तो ये हो गया HCl। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के हो गए, तो यहाँ भी Cl2 आ जाएगा और यहाँ 2HCl आ जाएगा, तो यहाँ पर क्लोरीन आएगा। क्या आएगा, क्लोरीन। ओके,
और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, खालिस्तान मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कि कौन सा मेटल, ये भी मैंने बताया हुआ आपको उस वीडियो में, अगर आपने ध्यान दिया होगा ना। तो जब भी मेटल की बात कर रहे थे हम मरकरी, और जब नॉन मेटल की बात कर रहे थे, अगर हम नॉन मेटल की बात कर रहे थे तो हमारा ब्रोमीन। ओके, देन आगे हमारा है, तो आगे हमारा है नेम ए नॉन मेटल। ये भी मैंने कराया हुआ था उसमें, और इसका एग्जाम्पल था हमारा ग्रेफाइट। और मैंने ये भी बताया था कि ग्रेफाइट हमारा हमें ज़्यादातर मिलता कहाँ पे है, जो भी हमारी ये पेंसिल होती है, तो जो भी हमारी पेंसिल होती है, जो उसका पेंसिल के अंदर जो काला काली वो होती है, वो हमारा ग्रेफाइट की होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात कर रहा है, तो जब भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे तो हमारा ये होगा हमारा रिएक्टेंट, ये होगा हमारा प्रोडक्ट। तो ये अगर रिएक्टेंट में हमारा A प्लस में B है, तो इनके आगे जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे रिएक्टेंट की साइड है वो हमारा इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट साइड। ओके, ये हम जब प्रॉपर क्वेश्चन कराएंगे तब बता देंगे। वाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस, ये अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में है पर बहुत कंसेप्चुअल। क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल एंड फैट कंटेन। तो क्या होता है कि जैसे ही हमारा ऑक्सीजन मिलती है, तो जो हमारा, तो जैसे ही हमारे ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड्स को ऑक्सीजन मिलती है, तो ये क्या करता है, ये सड़ना शुरू हो जाते हैं, मतलब रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है उनका। इसीलिए क्या करते हैं कि जो इतनी भी गैसेस भरी हैं एक पैकेट में, जब हम किसी भी खाने के भी या किसी भी प्रोडक्ट को जिसमें तेल या फैट है उसको पैक करते हैं, तो हम उसकी सारी हवा को निकाल के उसके अंदर हम नाइट्रोजन भर देते हैं। तो नाइट्रोजन भरते क्यों हैं? क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है, और जो बाकी गैसेस निकाल निकाल दी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी होती है, तो उन सब को निकाल के हम उसमें N2 भर देते हैं, जिससे कि वो इनर्ट गैस है और वो रिएक्ट नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आपको अगले साल भी मिले, जब भी मिले, तो कितने भी साल के बाद अगर आपको ये मिल रही है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा बोर्ड के लिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी कुछ, जैसे आपके होते हैं ना, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं कि वो अगर आपकी, जो आपके साथ भी कंपेटेबल होंगे और आपकी गर्लफ्रेंड के साथ भी कंपेटेबल होंगे, इट मीन्स कि वो आपके ऐसे दोस्त हैं कि दोनों साइड रहेंगे, वो दोनों साइड ही एडजस्ट कर लेंगे एज ए फ्रेंड। तो ये भी ऐसे ही होते हैं कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और बेस के साथ भी, और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस में वाटर। तो हम इसीलिए उनको एम्फो मतलब जो डबल ड्यूल साइडेड होते हैं, जो दोनों साइड की वो दिखा देते हैं, इसलिए इनको एम्फोटेरिक बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। तो ये पूछ रहा है कि फॉर्मूला क्या होगा साइक्लोपेंटेन का। देखो, जैसे कि साइक्लोपेंटेन है, तो हमारा पेंटेन है, साइक्लो मीन्स एक साइकिल की फॉर्म में है, ठीक है। अगर हम पेंटेन है तो कुछ इस टाइप से होगा। मैं वैसे रफ तौर बना रहा हूँ, वैसे आपको इसको देख लेना कि डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से बनानी है, तो उसका डायग्राम मैं आपको प्रॉपरली बना के दिखाऊंगा, क्योंकि अभी पेन प्रॉपरली काम नहीं करेगा, बट मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या है। कि अब साइक्लोपेंटेन है तो ये होना चाहिए हमारा CnH2n+2 को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से 5 पेंटेन है तो 5 कार्बन, 5 हाइड्रोजन, कार्बन कितने हो गए 5, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 10 और 2 12, तो हाइड्रोजन 12 होने चाहिए। बट इसमें 12 ना हो के C5H10 होंगे। बट वो H10 क्यों होंगे? क्योंकि अगर हम उसकी लीनियर चेन देखते हैं, तो CH3 CH3 CH2 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 और CH3 लास्ट में होगा। ओके, बट जब ये क्लोज बन जाते हैं तो पहला और आखिरी वाला भी CH2 हो जाता है, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाते हैं। और कार्बन की कितनी वैलेंसी है 4, तो ये कंप्लीट हो जाता है, इसलिए C5H10 हो जाता है। ओके, तो आपका यहाँ पर 12 नहीं होगा। उसके आगे है व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज़ की क्या खासियत होती है ना, कि वो हमारा उनकी जो कुछ जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी और कुछ चीज़ें होगी वो हमेशा सेम रहेंगी, बट उसके साथ साथ उसमें जो गैप होगा वो CH2 का होगा, और वो सेम फॉर्मूला को फॉलो करेंगे।
तो ये 3 नंबर का इसमें एग्जाम्पल के साथ हम बता देंगे ये सब। और हाइड्रोजनेशन में अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजनेशन। देखिए आपको ये समझ में आना चाहिए था कि हाइड्रोजनेशन में क्या है कि जो हमारा अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड में आ गया हमारा इन और वाइन वाले, ठीक है। इसमें हमारा एल्केन एल्काइन की तरह होते हैं ना, तो उसमें इन मतलब डबल बॉन्ड और वाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले। ओके, तो अब इसमें क्या रहेगा, इसमें आपको ये रहेगा कि इसमें हम H2 जोड़ देंगे। निकिल और पैलेडियम इसकी प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हम ये हमारा अनसैचुरेटेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड में। ओके, जैसे हमारा जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसको हम जो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये सेम वैसी चीज़ें होती हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया। अभी आगे चलते हैं। रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन का अपर्याप्त स्त्राव मधुमेह का कारण बनता है। मधुमेह बेसिकली आपका हो गया डायबिटिक, जो डायबिटीज़ होती है। तो जब हमारा बॉडी में जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन के लिए जो हमारी ज़रूरत होती है वो क्या होता है, इंसुलिन हेल्प करता है। तो जैसे ही इंसुलिन हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो हमारे में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो ग्लूकोज लेवल बढ़ने से क्या होगा, हमारा डायबिटीज़ की तरफ चले जाएंगे, जिसको हम देसी भाषा में शुगर बोलते हैं। वो आपके आसपास बहुत सारे बंदों को शुगर होगी, तो इट मीन्स कि उसकी बॉडी इंसुलिन सही से नहीं बना रही। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका आंसर होना चाहिए ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का एक भाग है जो संबंधित है। किडनी किससे रिलेटेड है, न्यूट्रिशन से नहीं है, रेस्पिरेशन से नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन से, तो बेसिकली जो हमारा है वो एक्सक्रीशन से रहेगा। ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो जैसे ये आप इसको ऐसे समझिए, ग्लूकोज जब टूटता है तो हमारा पहले पायरूवेट में टूटता है। पायरूवेट क्या होगा, 3 कार्बन, ये क्या हो गया हमारा 6 कार्बन। अब यहाँ से पायरूवेट से आगे देखिए, ये पेन का थोड़ा सा एरर है, इसको अभी जब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आपको एक प्रॉपरली बना के दिखाऊंगा ना, अभी आप समझ लीजिएगा कि आपने क्वेश्चन ठीक किए कि नहीं किए हैं। तो ये 3 फेजेज में आता है। एक तो हमारा जब हमारा ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती, ठीक है, एक जब हमारी कम होती है और एक जब हमारी प्रेजेंट होती है। जो प्रेजेंट होती है तो ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसमें हमारा क्या देता है, ये हमारा CO2 प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी, तीनों चीज़ें देता है ये। तो ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया आंसर होना चाहिए यहाँ पे। ओके, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव में संतान का लिंग खालिस्तान से मिलने वाले गुणसूत्र पर निर्भर करता है। इन ह्यूमन्स द सेक्स ऑफ ऑफरिंग्स डिपेंड ऑन द क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम। तो ये पूछ रहा माँ या बाप में से किस में होता है, मतलब अगर हम मदर और फादर की बात करते हैं, किस में से किसका अहम रोल प्ले करता है। तो भाई अगर जब बात करते हैं, एक सेकेंड करते हैं, तो जो फादर होगा उसमें क्या होगा XY, जो मदर होगी उसमें क्या होगा XX, ठीक है। और उससे पहले 22 जो पेयर होंगे वो हमारे ऑटोसोम्स होंगे, ये हमारा 23वां पेयर है। तो अब मदर के पास तो दोनों X हैं, फादर के पास X और Y है, तो ये Y डिसाइडिंग है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फादर। हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ ए फिश। तो ये पूछ रहा है कि मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। ओके, भोजन के पाचन में लार की भूमिका 2 नंबर का है। तो लार में तो अगर पाचन की बात करें तो सबसे पहला क्या आना चाहिए कि इसके अंदर हमारा एमाइलेज एंजाइम होता है, और ये एमाइलेज क्या करता है, टाइलिन एंजाइम को कंटेन करता है। ये टाइलिन क्या करता है, ये हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ऐड करके उसको ब्रेक डाउन करता है आगे माल्टोज में, और ये आगे ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अब उसको ब्रेक डाउन में ये अहम रोल प्ले करते हैं, इसीलिए तो ये इसका बहुत पहला और प्रीमिटिव जो उसका रोल है वो है। दूसरा इसका जब हम एनगल्फ करते हैं वो, तीसरा फिर इसका जब हमारा जीभ को है ड्राइनेस नहीं होने देता, तो उसको डिहाइड्रेट नहीं होने देता। और फिर जो हम गिव एनी क्वेश्चन नंबर 27 है, ऐसे 2 तरीके बताइए जिनमें जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करता है, मतलब जो बायोडिग्रेडेबल है।
ऐसे समझिए कि जैसे हमारा खाना खाते हैं, खाना अब आपने केला खाया, केला खाने के बाद उसका छिलका फेंक दिया तो वो डिग्रेड होगा। वही आपने एक चॉकलेट खाई, चॉकलेट खाने के बाद उसका जो प्लास्टिक कवर फेंक दिया तो वो डिग्रेड नहीं होगा। तो अब ये पूछ रहा है कि जो भी डिग्रेड होने वाली चीज़ें हैं, जो भी डिग्रेड होने वाली चीज़ें हैं, तो वो कैसे हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही हैं। ओके, तो पहली बात तो चीज़ है, जब वो गलेंगी सड़ेंगी, पहले तो क्या होगा, रोटन होंगी वो, रोटन होंगी, डीके होंगी। अब डीके होंगी, पहली बात तो डीके होगा। दूसरी बात क्या होगा, डीके होंगी तो फॉल स्मेल भी आएगी, फॉल स्मेल भी होगी। ठीक है, फॉल स्मेल क्यों होगी, क्योंकि जो दूसरी गैसेज बनेंगी जैसे मीथेन हो गया, ये हो गया। और तीसरी चीज़ कि कैसे ये हमारी जो जब भी देखते हैं ना, अब जैसे गर्मी बढ़ती है, अगर आपके यहाँ कुछ दिल्ली का देखा आपने, दिल्ली का कहते हैं कचरे का ढेर लगा हुआ, कचरे का ढेर लगा हुआ है। और हमारी जो दिल्ली की सीएम है वो बोलती है कि हमारा एक मंत्री जाता है और वो बोलता है कि कचरे के ढेर तुझे जाना ही पड़ेगा, कचरे के ढेर तुझे जाना ही पड़ेगा, कचरे के ढेर तुझे जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा ही समझो कि आप जब वो होगा ना, तो वो आपको क्या करेगा, बीमारी भी लेके आएगा। क्या, बीमारी भी लेके आएगा, जिसको आप क्या कहते हैं, डिजीज़। डिजीज़ भी होगा वो पानी के पीने के पानी से। ठीक है, वो आपका जो अनहाइजीनिक जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उसके कारण वो बीमारी भी लेके आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्न ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन के नाम बताइए। तो पहला है अवटु ग्रंथि, दूसरा है अग्नाशय ग्रंथि, तीसरा अधिवर्ग ग्रंथि। तो जब भी हम बात करते हैं थायराइड, थायराइड का जब भी हम बात, तो बेसिकली ये क्या करती है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन जो कि हमारा T3, और फिर हमारा जो कैल्सीटोनिन है, कैल्सीटोनिन। तो ये दो उसको हॉर्मोन्स को बहुत प्रोमिनेंट एक और करती है, बट अभी आप ये दो ही याद रखिए, थायरोक्सिन और कैल्सीटोनिन को करती है। क्योंकि ये सिर्फ नाम पूछ रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहा है कि वो किस लोकेशन पे है और उसका काम क्या है। तो बट ये हमारी जो मेटाबॉलिज्म होती है बॉडी की, उसमें अहम रोल प्ले करती हैं ये। ओके, अब उसके आगे हमारा पूछ रहा है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज से हमारा क्या है, पेनक्रियाज से हमारा है, अभी हम थोड़ी देर पहले ऊपर बात कर रहे थे ना, इसकी थोड़ी देर पहले ऊपर बात कर रहे थे हम जो इंसुलिन की, इंसुलिन। एक तो हमारा इंसुलिन, दूसरा हमारा है ग्लूकागोन। देखो थोड़ा बहुत बोलने में थोड़ा वो हो सकता है, बट आप कंटेंट पे फोकस कीजिए और अपने चीज़ों पे ध्यान दीजिए। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन, तो क्या होता है कि मैंने बताया था कि जैसे ही आप खाना खाते हैं, अगर इंसुलिन आपके शरीर में बनना कम हो रहा है तो आपका शुगर लेवल बढ़ता जाएगा। इंसुलिन कम तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा, आप डायबिटिक हो जाओगे। तो उसको कौन करता है, ये पेनक्रियाज। फिर दूसरा, जब आपके शरीर में जब इसीलिए आपको देखा होगा ना, कई आदमी आप इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं डेली। वो क्यों, ताकि वो इंसुलिन का बराबर रहे और उनका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे। अब किसी का ये तो हमारा जब शुगर लेवल बढ़ रहा है, जब किसी का शुगर लेवल घट रहा है, तब ये हमारा ग्लूकागोन काम करता है, और जो हमारा ग्लाइकोजन से फिर हमारे को ग्लूकोजन में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है। ओके, तो हमारा तो एड्रेनल ये हमारी किडनी के, दोनों किडनी के ऊपर होती हैं। और अगर आप सोचिए ना कि ये हमारा एक तो हमारा जो सेक्सोकोर्टिकोइड जो होता है, उसके लिए जो भी हमारे सेकेंडरी जो करेक्टर्स आते हैं, जब आप जो अभी जिस उम्र में आप है ना, इसमें आपको किसी को दाढ़ी मूछ, बियर्ड्स, माउटेस, जो मूछें आनी स्टार्ट होगी ना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स बोलते हैं इसको। वो सब किसके होता है, सेक्सोकोर्टिकोइड्स के द्वारा। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और मिनरलोकोर्टिकोइड्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और मिनरलोकोर्टिकोइड्स, तो और सेक्सोकोर्टिकोइड्स का तो हमने बता ही दिया था, सेक्सोकोर्टिकोइड्स। तो जो ये है, ये हमारा किसके मेटाबॉलिज्म में काम आ देता है, हमारा फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड हमारा प्रोटीन्स में। जो ये मिनरलोकोर्टिकोइड्स है, जो हमारा एब्जॉर्ब वाटर और जो वाटर के उसमें होता है, एम रोल पे लगे रहता है। ठीक है, तो अब इसमें से ना फंक्शन नहीं पूछा, इसने पूछा है कि कौन से उसको कौन से हार्मोन्स को नेम दी, हार्मोन्स जो कि ये ग्लैंड तीनों सिक्रेट करती हैं। तो तीन है, तो एक के दो दो भी बता दोगे तो आपको पूरे 3 नंबर मिल जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग में द्वारा नियंत्रित की जाती है। देखो सबसे पहले जो भी हमारा फोर ब्रेन है ना, फोर ब्रेन, तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड और हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो अब ज़्यादातर पार्ट ये कवर करता है, और जो हमारा ये सामने वाला ये हिस्सा ना, ये हिस्सा, इस हिस्से को, ये हमारा फोर ब्रेन का पार्ट होता है। और जितना हमारा ज़्यादा सोचने का काम होता है ना,
वो हमारा फोर ब्रेन ही करता है। तो पहला क्वेश्चन है थिंकिंग, तो हमारा आ जाएगा फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन में भी कौन, सेरिब्रम। ओके, फिर हमारा है सेलिवेशन, फिर हमारा वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन। सेलिवेशन को कौन करता है, मेडुला, मेडुला जो हमारा हैंड ब्रेन का पार्ट है। फिर वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन क्या क्यों होगा, वो हमारा होगा कोऑर्डिनेशन के कारण, और ये इसको कौन करेगा, हमारा ये करेगा हमारा सेरिबलम। आपने एक उसकी जो हमारे नाना पाटेकर की और प्रेस रावल की मूवी आई थी ना, क्रांति, क्रांति मूवी में जब वो प्रेस रावल उसको मारता था, इसको नाना पाटेकर को, तो अक्सर वो बोलता था कि यहाँ जब उसके पीछे मारता था यहाँ पे, कि यहाँ छोटा दिमाग होता है, वो छोटा दिमाग को एक्चुअली ये सेरिबलम ही होता है, एक कुछ ऐसे गुच्छे टाइप का होता है वो पीछे, एक हाइंड हाइंड ब्रेन के पार्ट होता है। ये हमारा कोऑर्डिनेशन में करता है। जैसे आपने देखा होगा ना, नए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या फिर कोई ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, दारू पी लेता है, तो उसका कौन सा अफेक्ट करता है पार्ट, वो भी सेरिबलम ही करता है। ओके, तो ये तीनों हो गए। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो है ना, ये आपका कुछ जो मोनोहाइब्रिड, जो हमारा मोनोहाइब्रिड था ना, कि हमने जब भी वो एक्स एक्स था हमारा, तो एक जब ये हमारा टोल थे, एक्स को छोड़िए आप, टी को पकड़ के ले लेते हैं, तो टोल थे टी, टी थे, फिर दो स्मॉल टी थे, ये ड्वार्फ थे, ये टोल थे। तो जो हमारी F1 जनरेशन आ गई वो हमारी टी आ गई जो टोल है। बट जब इसको किया, जब हमने इसको क्रॉस कराया, तो क्या आया था हमारा, टी 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 और टी। तो हमारा कैपिटल टी, कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये स्मॉल टी जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन में मिला था हमें, तो ये दिखाता है कि आपका इनहेरिटेड होता है इंडिपेंडेंटली, तो खुद से ही आता है। कुछ इस टाइप का ये क्वेश्चन था हमारा, और डिस्क्रिप्टिव था उनका। तो अभी आप एक बार चेक कर लीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं एश्योर करता हूँ कि आपको ना अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और जो इतना जो पढ़ाऊँगा ना, वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा ही देगा। तो अभी हम इसी पे इस वीडियो को कर रहे हैं, और इसके बाद मैं चैनल वाइज जितने भी क्वेश्चंस हैं, हर एक चैप्टर के, जो विद इन चैप्टर और जो आउटसाइड द चैप्टर हो गया एक्सरसाइज के तौर पे, उस सब के को स्टार्ट कर दिया है। तो होपफुली जल्दी ही आपको सारी वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो प्लीज़ हमारे थोड़ा चैनल को प्यार कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।